सुब्रमण्यम भारती की कुछ पंक्तियां हैं। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। तो ऐसा हमारा देश है सारे जहां से अच्छा। और यही हमारे अगले वक्ता श्री नीलेश शाह के प्रेजेंटेशन का शीर्षक भी है। मैं पीफा डायरेक्टर धनंजय काळे से विनंती करता हूं कि वे श्री नीलेश शाह का परिचय दें। नमस्कार. गुड इव्हिनिंग. आज मी धनंजय काळे श्री निलेश शहा सरांची ओळख करण्यासाठी आज आपल्यासमोर आहे. अ, ही आज निलेश शहा सरांची ओळख करून देणं ही खूप मोठी जबाबदारी आहे. निलेश शहा सर कोटक महिंद्रा ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे ग्रुप प्रेसिडेंट आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. आणि त्याचबरोबर त्यांनी इंडस्ट्रीमध्ये गेली 30 वर्षाचा तब्बल किंवा त्याहीपेक्षा जास्त कालखंडासाठी ते आपल्याबरोबर कार्यरत आहेत. फ्रँकलिन टेम्पल ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी, आय सी आय सी आय ग्रुप, ॲक्सिस ग्रुप आणि आता कोटक महिंद्रा ग्रुपचे ते हेड आहेत. आणि याबरोबर त्यांनी अनेक जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या आहेत आणि त्याला समर्थपणे न्याय दिला आहे. ॲम्फी, सेबी या संस्थांच्या कमिट्यांवर पण त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. त्याचबरोबर प्राईम मिनिस्टर च्या इकॉनॉमिक ॲडवायझरी काउन्सिल जे आहे तर त्याचे ते मेंबर आहेत. आणि आज ही तर खरी रूढार्थाने आपण एक ओळख करून देतो आहे. पण निलेश शाह सरांची ओळख जी आहे तर ती एवढ्यापुरती स्थिमित नाही आहे. आज त्यांना जो विषय दिला आहे सारे जहाँ से अच्छा, तर आज 75व्या वर्षात आपण आज स्वातंत्र्याच्या आहोत. आणि या एवढ्या मोठ्या कालखंडात काय घडलं आणि इथून पुढे काय घडणार आहे तर याविषयी ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. खरं तर 75 वर्ष हा खूप मोठा कालखंड आहे. मला माझ्या तरुणाईचा काळ आठवतो आहे. 90-91 सालापूर्वी आपल्याकडे हिंदू ग्रोथ रेट असा शब्द वापरला जायचा आणि आजूबाजूला अर्निंग ग्रोथ किंवा आपण ज्या रोजगाराच्या संधी किंवा ज्या आपण म्हणतो व्यवसायाच्या संधी ह्या अजिबात उपलब्ध नव्हत्या. आणि जवळपास इन्कम टॅक्स रेट 70-80% होतोय. आपण आपल्या देशाला तरी 70 कोटी लोकसंख्या असताना जवळपास कृषीप्रधान देश म्हणून जी ओळख होती तर त्यावेळी पण आपल्याला धान्य आयात करायला लागत होतं. 1991 पासून हे चित्र बदलायला लागलं आणि ते हळूहळू खूप मोठ्या स्वरूपात बदल होत गेला. पण हा बदल जो आहे हा सरळसोट नाही आहे. त्याच्यामध्ये बऱ्याच चढ उतार, बऱ्याच गोष्टी घडल्या. जसं आत्ता कैलाश कुलकर्णी सरांनी हर्षद मेहता स्कॅमचा उल्लेख केला, केतन पार्क स्कॅम किंवा 2001ला अमेरिकेवर झालेला हल्ला, 2007ची तेजी आणि त्याच्यानंतर 2008 साली इकॉनॉमिक क्रायसिस झालेत. तर हा सगळा कालखंड म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीसाठी पण एक मैलाचा प्रवास होता. 1995-96च्या आसपास आपण जरी युटी आधीपासून असेल तरी खरी सुरुवात ही 94-95च्या आसपास झाली होती. आणि या कालखंडापासून जो सुरू झालेला प्रवास आहे हा तब्बल 40 लाख कोटीचा टप्पा म्युच्युअल फंड उद्योगाने आज क्रॉस केलेला आहे. आणि हा सगळा प्रवास होताना की आपल्याला कुणीतरी मार्गदर्शन लागतं. आज आम्ही देखील आज इथे उभं असलो तरी आज आम्हाला या व्यवसायाबद्दल किंवा या दृष्टिकोनाबद्दल अजिबात माहिती नव्हती. आणि ही जी माहिती आहे ते इंडस्ट्रीमध्ये जे बिनीचे लोक होते की जे सातत्याने आमच्याबरोबर गेली 30 वर्ष आहेत, 3 दशकं आहेत की हे आम्हाला ही माहिती द्यायचे, शेअर करायचे. आणि त्यातनं आम्ही आमच्या गुंतवणूकदारांसमोर पुढे येत गेलो. आणि आज हे जे बिनीचे शिलेदार आहेत त्याच्यामध्ये निलेश शाह सरांचं जे आहे खूप मोठं आदराचं स्थान आहे. आणि त्यांनी आम्हाला सातत्याने गेली 30 वर्ष गाईड केलेलं आहे. आणि त्याचाच परिणाम म्हणून ते जिथे कुठे असतील, म्हणजे फ्रँकलिन टेम्पल AMCमध्ये असू द्या, ICICI ग्रुप हेड असू द्यात किंवा ॲक्सिस बँक असू द्या किंवा आज कोटक महिंद्रा, प्रत्येक म्युच्युअल फंड हाऊसमध्ये ते कार्यरत असताना त्या हाऊसला बेस्ट फायनान्शियल फंड हाऊस ऑफ द इयर हा पुरस्कार त्यांना सातत्याने मिळत गेला. हे खूप मोठी गोष्ट आहे. नॉट ओन्ली दॅट, आमच्यासाठी जर बघाल तर जसं आपण माझ्या एका सहकाऱ्यांनी त्यांच्याबद्दल उल्लेख करताना एकदा सांगितलं होतं की निलेश शाह सर आपल्यासाठी काय आहेत, तर त्यांनी मला सांगितलं होतं ते श्रीकृष्णाची भूमिका बजावतात तुम्ही. तर आणि ही गोष्ट खरी आहे की आपल्याला ते एका मायथॉलॉजिकल टचमध्ये घेऊन जातात. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट मला थोडंसं सारे जहाँ से अच्छा निमित्ताने आवर्जून उल्लेख करा असं वाटला की मी देखील हा कालखंड
एक व्यक्ती म्हणून मी जवळून बघत आलेलो आहे, की एक कालखंड असा होता, की 80 किंवा 90चं दशक आहे, की जिथं हिंदू ग्रोथ रेटबद्दल आपण बोललो, इकॉनॉमिक ग्रोथ होत नव्हती. तर लोकांचा कॉन्फिडन्स गेलेला होता. लोकं परदेशात जायचं मायग्रेशन जे मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं होतं किंवा भारत म्हणजे सबस्टँडर्ड असा आपल्या लोकांचा एक दृष्टिकोन झाला होता आणि 91 जे चित्र बदललं. आमच्यापैकी अनेकांना माहिती आहे, की आपण परदेशी ते चांगलं आणि येते देशी वाईट हा एक कुठेतरी समज जो आहे, हा सर्व लोकांच्या मनात जो आहे, तो रुजून बसला होता. आणि हा जे मळब आहे, हे दूर करण्याचं काम जर मी म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीमध्ये बघेल, तर त्याचं निलेश शहा सरांना खूप मोठं आपण त्याचं क्रेडिट दिलं पाहिजे. आणि आज ते आपल्यासाठी ही सगळी माहिती देण्यासाठी आलेले आहेत. त्याबद्दल मी त्यांचं मनःपूर्वक स्वागत करतो आणि आय वेलकम मॅन विथ मिरर्स टच श्री निलेशजी शहा. Please have a big round of applause. नमस्कार. आज जगतात जे काही घडत आहे ते खरोखरच गोंधळात टाकणारे आहे. मला खात्री आहे की तुमचे क्लायंट तुम्हाला मार्केटमध्ये काही चालले आहे याबद्दल बरेच प्रश्न विचारत आहेत. चांगली बातमी आणि चांगली किंमत एकत्र येत नाही. भारताच्या विकास कथेबद्दल बोलण्याची हीच वेळ आहे. गेल्या 3 दशकातील भारताच्या परिवर्तनची कथा आज मी सांगेल. माझी मराठी एवढ्यापुरतीच मर्यादित आहे. इतना छोटा था, सो नाउ आई विल मूव टू इंग्लिश. पास हो गए? थैंक यू कैलाश भाई. अगर भारत को डिस्क्राइब करना है तो ऐसा कह सकते हैं कि हम एक ऐसा वाहन है जिसका एक पहिया ट्रैक्टर का है और दूसरा ऑटो रिक्शा का है. हम एक देश नहीं, एक कॉन्टिनेंट है. हमारा जो सबसे छोटा राज्य है गोवा, वो इस्टोनिया के बराबर है पॉपुलेशन में. और जो ब्राज़ील, जो यूपी है उत्तर प्रदेश, वो ब्राज़ील से बड़ा है. तो जब आप दिल्ली में बैठ के भारत को चलाने की कोशिश करते हैं तो ऑटो और ट्रैक्टर के पहिए वाली गाड़ी को चला रहे हैं. अगर ये प्रॉब्लम कम नहीं था तो पर कैपिटा जीडीपी में भी बहुत डाइवर्जन है. बिहार इथियोपिया जितना गरीब है और दिल्ली इंडोनेशिया जितना अमीर है. अब आप सोचिए, दिल्ली में बैठ के जो राज चला रहे हैं वो इस्टोनिया से ब्राज़ील और इथियोपिया से इंडोनेशिया तक के देशों को मिला के चला रहे हैं. इनफैक्ट भारत के अंदर युगांडा भी है, 2021 का श्रीलंका भी है और फ्रांस भी है. 2004 में सिर्फ 0.5% भारत फ्रांस की पर कैपिटा इनकम रखता था. 17% श्रीलंका के आसपास था और बाकी भारतीय सब सहारन अफ्रीका के लेवल पे थे. 2021 में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. फ्रांस 1% भारत पहुंच गया, श्रीलंका 26% और युगांडा आज भी 70% के ऊपर है. सोचिए, जो भारत को चला रहा है वह युगांडा, श्रीलंका और फ्रांस तीनों को एक साथ चला रहा है. हमारा पास्ट कैसा था? 1960 से 2021 के बीच में देखे तो सारी दुनिया हमें पीछे छोड़ के आगे चली गई.
1947 में हमारी और जापान की पर कैपिटा जीडीपी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। 60 में हम साउथ कोरिया के बराबर थे, 80 में हम चाइना के बराबर थे। आज ये सारे देश हमसे बहुत आगे हैं। हमने 47 के सामने बढ़त जरूर की, बट हम चल रहे थे और बाकी लोग दौड़ रहे थे। आज 2022 में हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि आने वाले 20, 30, 50 सालों में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप सभी को पता है 2008 में वैश्विक मंदी आई थी, सब प्राइम क्राइसिस आया था। 2020, 21, 22 में कोविड का प्रलय है। ये दो क्राइसिस के बीच में पूरे विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसने अपना डेट टू जीडीपी रेशो कम किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा ताकि आप लोग ताली मार सके। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपना डेट टू जीडीपी रेशो कम किया है। जवाबदार कौन है? मैं, आप और हमारे कॉर्पोरेट्स। उन्होंने डेट कम किया, गवर्नमेंट ने कोविड के खर्चों की वजह से थोड़ा बढ़ाया, लेकिन एज अ कंट्री हमने डेट कम किया। आप में से कितने लोग ज्योतिषी में विश्वास करते हैं? करते तो सब है, कहने में थोड़ी शर्म आती है। हमारी कुंडली में राहु काल तब चालू होता है जब ऑयल के दाम $100 के ऊपर होते हैं। 2008 में जब ऑयल के दाम $100 पे गए तो हम अपने घुटनों के बल पे आ गए थे। 2022 में भी ऑयल $100 के ऊपर गया। हमें दर्द जरूर हुआ, बट घुटनों के बल पे नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? 2008 में भारत की इकोनॉमी ब्राजील और रशियन इकोनॉमी के 1/3 के बराबर थी। 2022 में हम ब्राजील और रशियन इकोनॉमी के बराबर हैं। भगवान से प्रार्थना करना नेक्स्ट टाइम ऑयल के दाम $100 हो तब उनसे दुगने हो जाए, ताकि खरोच भी नहीं आए। ये एक अद्भुत चार्ट है। पिछले 22 सालों में दुनिया के सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिसने अपनी इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी के सामने ग्रो करी है। पहला चाइना, दूसरा भारत। बाकी कोई देश ऐसा नहीं है मेजर इकोनॉमी में जिसने अमेरिका के सामने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है। मैं कुछ समय पहले फाइनेंस मिनिस्टर के साथ सैन फ्रांसिस्को गया था CII डेलीगेशन में। तो मुझे 5 मिनट मिलते थे उनके पहले इकोनॉमी के बारे में बोलने के लिए, तो मैं ये स्लाइड लेके जाता था। एंड स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 2014 ही रखा था। दो 2014 में हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, आज 5th लार्जेस्ट है। IMF कहता है तुम 2028 में तीसरे हो जाओगे, हमें लगता है 2030 तक हो जाएंगे। लेकिन हर कोई मानता है कि आप तीसरे नंबर पे तो पहुंच ही जाओगे आने वाले कुछ समय में। 2010 में हम 11वें नंबर पे 13वें नंबर पे थे। 13वें से तीसरे नंबर पे तकरीबन 15-20 सालों में आज तक भारत ने कभी नहीं किया था। हमारी आंखों के सामने ये जर्नी चालू है। हमारा जो शेयर है ग्लोबल जीडीपी में पहले 2.6% था, आज 3.4% है। 2030 तक 4-4.5% पे पहुंच जाएगा। दुनिया में लोगों को टोपी पहना के आगे बढ़ने का दस्तूर है, बट हम भारतीय हैं,
लोगों से टोपी पहनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम शायद दुनिया की एकमात्र ऐसी इकोनॉमी होंगे, मेजर इकोनॉमी में, जिसका एक्सपोर्ट शेयर उसकी जीडीपी शेयर से कम है। 2014 में हम सिर्फ 2% दुनिया का एक्सपोर्ट करते थे, अब 2.6% पे पहुंचे हैं। जिस दिन हम भी लोगों को टोपी पहनाना सीख जाएंगे तो ये ग्रोथ रेट और आगे बढ़ेगा। अपनी जनरेशन को तो टोपी पहनाना नहीं आया, अपने बच्चों को जरूर सिखाना कि वो गांव को टोपी पहना के आए। 2014 में जब दुनिया निवेश करती थी हमें $2 मिलते थे, आज $7 मिलते हैं। लोग पैसा इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज उनको विश्वास है कि भारत यहाँ से अच्छा करेगा। ऑटो में हम 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, आज 3rd लार्जेस्ट हो गए हैं। भले बनाते हैं लोअर एंड की गाड़ियाँ, जैन, अल्टो, वेगनार, मर्सिडीज बेंज एंड फरारी एंड रोल्स रॉयस नहीं बनाते, लेकिन 40 लाख गाड़ी साल की हम बनाते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, बाप करता बेटो सवायो। लड़का बाप से बड़ा होता है। उसका साष्टांग अगर एग्जाम्पल देखना है तो मारुति सुजुकी है। सुजुकी बाप है, मारुति सुजुकी बेटा है। मारुति सुजुकी भारत में, सुजुकी पूरी दुनिया में जितनी गाड़ी बेचता है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचता है। तो बेटा बाप से सवाया हो गया। स्टील में हम 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थे, अब 2nd लार्जेस्ट हो गए, और यहाँ पे बहुत दशक तक रहने वाले हैं बिकॉज चाइना हमसे बहुत 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 आगे है। जो चमत्कार हुआ है वो मोबाइल फ़ोन में हुआ है। पहले हम 12th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थे, आज 2nd लार्जेस्ट हो गए। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गया था तो वहाँ पे न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पे एप्पल का शोरूम है। वहाँ पे भी अपनी तरह ही है, डब्बे ऊपर रखते और मोबाइल को नीचे लॉक एंड की में रखते हैं। हमसे बहुत रईस देश है बट मोबाइल तो फिर भी लॉक एंड की में रखते हैं। तो मैं जब वहाँ स्टोर में पहुँचा तो एक डिब्बा देखा, उसमें मेड इन इंडिया लिखा था। दूसरा देखा वो भी मेड इन इंडिया, तो तीसरा भी देख लिया। तो जो असिस्टेंट थी वो दौड़ के आई, कैन आई हेल्प यू सर? मैं बोला नहीं मैडम, मैं गुजराती भाई हूँ, मेड इन इंडिया बॉक्स देख के बहुत खुशी मिल रही है, मुफ्त में जब आनंद मिले तो पूरा लूटने का मेरा इरादा है। तो पूरे स्टोर्स के डिब्बे देखने दे, तेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे आनंद मिल जाएगा। पहले भारत में 4 यूनिकॉर्न थे, जब हमने स्लाइड बनाई तब 116 थे, आज शायद एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखा 107 हैं, बट फिर भी सेंचुरी तो मारी है। एक क्लब हुआ करती थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2014 से 22 के बीच में हमारा शेयर वहाँ पे दुगना हो गया है मार्केट कैप में। बाकी सब देश नीचे आए, हम अकेले ऊपर गए। यहाँ पे भी हम अलग लाइन में खड़े हैं। आप सभी ने कालिया करके मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, कितने लोगों ने देखी है? धनंजय भाई, उसमें एक डायलॉग था कि लाइन वहीं से शुरू होती जहाँ पे हम खड़े रहे। अब भारत कालिया मूवमेंट पे पहुंच रहा है। अनफॉर्चुनेटली लाइन में वो अकेला ही खड़ा है, पीछे कोई आ नहीं रहा है। जितने भी आप इंडेक्स देखे, हर जगह भारत का इम्प्रूवमेंट विजिबल है। ये हमारा आज है। अब मैं आपको एक पिछले 3 दशक में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसकी बात कहना चाहता हूँ। ये पिक्चर उस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से बताता है। तेलंगाना में एक स्टेप वेल थी बंसीला पेट करके, पहले गंदी बहुत थी, पानी भी किसी ने साफ नहीं किया था और लोग वहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकते थे। ये किस तरह से कल का भारत था। आज वही
स्टेप वेल रिफर्बिश हो गई, डेकोरेट हो गई, टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई, और वहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। भारत इस जर्नी के लिए निकल चुका है। होपफुली आने वाले 5-10 सालों में हम बिल्कुल उस चित्र की तरह सुंदर लगेंगे। क्या चेंज हुआ है? एक, हम पहले डबल डिजिट इन्फ्लेशन वाले इरा में जीते थे, आज मॉडरेट इन्फ्लेशन इरा में आ गए हैं। कोई तुरंत पूछेगा, नीलेश भाई आपकी वाइफ को बोलो आटे दाल का भाव क्या है। वो बात भी सही है, बट मैं आपको बताता हूँ। आप सभी ने ये मूवीज देखी होगी, रोटी कपड़ा और मकान, कालीचरण, धनंजय भाई देखी होगी। ये मूवी में हीरोइन गाना गाती थी, महंगाई मार गई, और इस फिल्म का विलन होता था जो फूड का ब्लैक मार्केटिंग करता था, और फिल्म का क्लाइमैक्स हमेशा अनाज के गोदाम में होता था, बिकॉज उस समय के भारत में महंगाई रियली मार रही थी। अब आप सोच के बताइए, पिछली कौन सी ऐसी मूवी थी जहां पे महंगाई मार गई गाना था, या जिसका विलन फूड का ब्लैक मार्केटिंग करता था? याद ही नहीं आती, बिकॉज हमारी महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई है। और ये इसलिए कंट्रोल में आई है बिकॉज सरकार ने और आरबीआई ने मिलके काम किया है, और उन्होंने जो काम किया है उसका प्रूफ ये है। मेरी वाइफ भी मुझे महंगाई के बारे में कंप्लेन करती है, बट मैं उसे सिर्फ एक जवाब देता हूँ कि देख पारुल, अपने जो कजिन ब्रदर्स न्यू जर्सी में है ना, उनकी महंगाई अपने से ज़्यादा है। उनका दुख दर्द देख ले, अपना दुख दर्द वैसे ही कम हो जाएगा। पिछले 16 महीनों से भारत की महंगाई का दर अमेरिकन महंगाई से कम है। हमारे 75 साल के इतिहास में ये सिर्फ 4 महीने में हुआ था, और पिछले 16 महीनों से ये हो रहा है। और इसके लिए सरकार ने और आरबीआई ने बहुत काम किया है। दूसरा, पहले हम अपने बच्चों का फ्यूचर गिरवी रख के अपना वर्तमान बनाते थे। दैट मीन्स हम कर्जा लेके, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के, अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा करके अपने आज को सुधार रहे थे। कौन माँ बाप चाहेगा कि मैं अपने बेटों को, अपने बच्चों के भविष्य को कर्जे पे रख के अपना आज सुधारूं? अब धीरे धीरे करके हम फिस्कल डेफिसिट को नीचे लेके आ रहे हैं। कोविड ने उसको एक धक्का जरूर दे दिया है, लेकिन आने वाले समय में हम उसे वापस नीचे लेके आते रहेंगे। इनफैक्ट ये एक ऐसा साल है FY 2024 जब सरकार 10 लाख रुपया फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट में लगाएगी, और जो कर्जा हम बच्चों के ऊपर छोड़ के जाएंगे वो 11,40,000 करोड़ का होगा। 10 लाख करोड़ की मैं असेट खड़ी करूंगा, 11,40,000 करोड़ का डेट दे के जाऊंगा। बच्चों पे सिर्फ 1,40,000 करोड़ का खर्चा आएगा, जो पिछले समय के अनुसार बहुत ही कम है। होपफुली धीरे 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 जाके हम बच्चों के लिए असेट्स ज़्यादा छोड़ेंगे और कर्जा कम छोड़ेंगे। अगेन, मैं गुजराती भाई हूँ, तो हमारी फैमिली में मैं अकेला ब्लैक शिप हूँ जो नौकरी करके काम कर चलाता है, बाकी सारे बिजनेसमैन हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, एसोसिएट्स हैं, ज़्यादातर लोगों की गाड़ियाँ मेरे से बड़ी गाड़ी है, ज़्यादातर लोगों के घर भी मेरे से बड़े घर हैं, और वो सारों ने मिलके अपनी ज़िंदगी में जितना टैक्स भरा है उतना मैं एक साल में भरता हूँ। मैं जब अपने सीए के ऑफिस में पहले जाता था, आजकल तो ऑनलाइन पूरा हो जाता है, तो उसके स्टाफ तालियां मार के मेरा स्वागत करते थे, बिकॉज उनके सारे क्लाइंट मिलके जितना टैक्स भरते थे इंडिविजुअली, नॉट फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स, उतना मैं अकेला भरता था। इसका कारण ये था कि भारत एशिया में नहीं, अफ्रीका में था।
हमारा जो टैक्स कंप्लायंस रेशो है वो अफ्रीकन देशों के बराबर था। अब हम भारत को एशिया, अफ्रीका से एशिया लाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे 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 करके टैक्स टू जीडीपी रेशो या टैक्स कंप्लायंस बढ़ने लगा है। ज़्यादातर लोगों को अब ब्लैक की इनकम छुपाने में तकलीफ हो रही है। ये जो टैक्स का कलेक्शन आ रहा है उसी से सरकार निवेश कर रही है। पहले हमारे पास एफएक्स की कमी होती थी, आज हमारे पास एफएक्स सरप्लस है। 1990 में हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था बिकॉज हमारे पास सिर्फ 14 दिन का एफएक्स कवर बचा था। आज की तारीख में भारत के पास दुनिया का 5th लार्जेस्ट एफएक्स रिजर्व्स हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली तीसरे नंबर के कंट्री के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके एफएक्स रिजर्व्स में भी बहुत सारे भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। आज नहीं तो कल ये पैसा भारत में आएगा, हम तीसरे स्थान पे होंगे और स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पे होगा। इसके लिए पूना का भी योगदान बहुत है। नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, एफएक्स रिजर्व्स में, गलत मत समझिए। हिंजेवाड़ी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग मिलके $100 बिलियन की आईटी रेवेन्यू खड़ी करते हैं, $50 बिलियन की बीपीओ रेवेन्यू खड़ी करते हैं। और बहुत सारे पुणेकर ऐसे होंगे जो अमेरिका में या मिडिल ईस्ट में काम करके कुल मिला के $100 बिलियन रेमिटेंस भारत को भेजते हैं। ये जो सालाना $250 बिलियन हमें आता है वो हमारे राहु काल का जो ताप है उसको कम करके देता है। उसकी वजह से आज हमारे रिजर्व्स 5th लार्जेस्ट हैं। हम लोग पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कंट्री थे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो बम्बई से पूना आते थे और तकरीबन ओवरनाइट जर्नी होती थी। एंड रात को अगर निकलना है और घाट में अटक गए तो आप प्रार्थना चालू करते थे। मैं जैन हूँ तो नवकार मंत्र बोलना चालू कर देता था। आज मैं बम्बई से पूना आया, तकरीबन 3 घंटा लगा। जब मेरी वाइफ बम्बई से पूना ड्राइव करती है तब भी मैं भगवान को याद करता हूँ, बिकॉज उसे लगता है कि गाड़ी को थोड़ा एक्सेलरेशन ज़्यादा देंगे तो उड़ने लगेगी। शी इज़ अ रैली ड्राइवर। तो भगवान की प्रार्थना करना कॉमन रहा है, बट समय में बहुत कटौती हो गई है। एक समय था जब जो न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थे, वो हमेशा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट की बात करते थे। एक द इकोनॉमिस्ट करके मैगजीन है, ज़्यादातर उसे इंडिया में खराबी दिखता है। जैसे जॉन्डिस को सारा येलो दिखता है वैसे इकोनॉमिस्ट को था। उसको भी पिछले अंक में लिखना पड़ा कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदल रहा है। क्यों ऐसे जॉन्डिस वाले आदमी को भी पीले की जगह वाइट दिखने लगा? बिकॉज ये हो रहा है। आप में से कितने लोग मानेंगे कि 67 इक्वल टू 10 इज द राइट मैथमेटिकल इक्वेशन? कोई नहीं मानेगा, बट हम लोग सब इसको देख रहे हैं। 2013 में हम तकरीबन 600 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करते थे। 2024 में ऑलमोस्ट 1000 मिलियन टन पे पहुंच जाएंगे। 2013 में 223 गीगावाट का पावर कैपेसिटी था, 2024 तक 435 गीगावाट पे पहुंच जाएंगे। पहले तकरीबन 9% पावर डेफिसिट थी, आज की तारीख में आधे प्रतिशत के आसपास है। पूरे भारत में 21,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड थी, आज की तारीख में 52,000 किलोमीटर हो गई है। देश में 82,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे थी, 2024 में 1,65,000 किलोमीटर हो जाएगी।
गडकरी जी कहते ये नंबर 2 लाख किलोमीटर का 2025 में हो जाएगा। हम तो थोड़ा कंजर्वेटिवली इक्वेशन जस्टिफाई कर रहे हैं, बट वो तो इससे भी बहुत आगे जा रहे हैं। पूरे भारत में 70 एयरपोर्ट थे, 2022 तक 140 हो गए हैं। पूना का एयरपोर्ट भी किसी न किसी दिन बदल जाएगा। आज तो आप बंबई आके फ्लाइट पकड़ लो तो अच्छी बात है। मेट्रो जिस तरह पूना में बढ़ रहा है, वैसे बहुत सारी सिटीज में बन रहा है। बंबई में 1853 से लेकर 2013 तक 190 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी। 2014-15 से 2026 तक 490 किलोमीटर की रेलवे लाइन बन जाएगी। 1400 मिलियन टन की पोर्ट कैपेसिटी थी, आज ऑलरेडी 2800 मिलियन टन की कैपेसिटी है। हमने 67 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर हम 10 सालों के अंदर बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अपने आप ग्रोथ को, विकास को गति मिलेगी। हम फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। आई एम श्योर आप सभी के एनआरआई रिलेटिव्स होंगे, मेरे भी बहुत सारे हैं। हम एक चॉल सिस्टम में रहते थे बम्बई में, तो बहुत एनआरआई नेबर्स थे। वो जब आते थे तो चॉकलेट मिलती थी, कैडबरी मिलती थी, शैम्पू मिलता था, परफ्यूम भी मिलता था। बट वो चीज़ें लेने के लिए हमेशा एक कीमत देनी पड़ती थी। वो आके हमेशा कहेंगे तुम्हारे भारत में वैसा, हमारे अमेरिका में ऐसा, तुम्हारे भारत में ऐसा, हमारे इंग्लैंड में ऐसा। एंड परफ्यूम चाहिए तो वो सब सुनना पड़ता था। जेब में तो पैसे नहीं थे कि खुद का परफ्यूम खरीद सके। अब तो उस चाल से मैं बहुत आगे चला आया, लेकिन एनआरआई रिलेटिव्स तो है। और जो 25 सालों में उन्होंने सुनाया, उसको पिछले 2 सालों में ब्याज के साथ मैंने वसूल कर दिया। अब वो जब आते हैं तो मैं बड़े प्यार से अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ, अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मंगाता हूँ और कहता हूँ हमारे भारत में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो डिजिटल है, तुम्हारे अमेरिका में आज भी फिजिकल है, और गुम हो गया तो 10 दिन तक भागना पड़ता है। 25 साल का हिसाब इतना ठीक हो गया कि दिल को बहुत सुकून मिलता है। हमारी जो डिजिटल सिस्टम है वो कितनी पावरफुल है। जर्मनी जो हमसे बहुत रईस देश है, उसके मिनिस्टर ये कहते सुने गए कुछ समय पहले कि आई नो जर्मन सिटीजन्स को गैस प्राइस की वजह से तकलीफ है, बट प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज हमारी औकात दिन में सिर्फ 1 लाख लोगों को पैसा बेचने की है। भारत जो जर्मनी से बहुत गरीब देश है, वह प्रति क्वार्टर 11 करोड़ खेडूत को पैसा डिजिटली ट्रांसफर करता है। 1 लाख ट्रांजैक्शन तो HSBC और कोटक बैंक हर साल, हर घंटे में करते होंगे या हर मिनट में करते होंगे। हमारी छोटी छोटी बैंकें पूरे जर्मनी के बराबर है डिजिटल कैपेबिलिटीज में। एक कॉलोनियल मैगजीन का रिपोर्टर था, जब तक भारत में रहा गाली देता रहा, उसे भारत में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर इतनी अच्छी गालियाँ दी तो उसको प्रमोशन मिल गया और वो फ्रांस पहुंच गया। फ्रांस में जाके उसने पहला ट्वीट क्या किया, When I wanted to shift money in India from one bank account to another bank account, it was instant. The damn thing takes 3 days in France. जिसको भारत में रह के कुछ अच्छा नहीं लगा, जैसा उसको फ्रांस भेज दिया सब अच्छा लगने लगा। ये हमारी डिजिटल सिस्टम है। आज हम लोग मिलके जितना डेटा यूज करते हैं वो अमेरिका और चाइना से ज्यादा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में
41% of the global transactions happens in India. हम 48 बिलियन वाली लाइन में है और जो दूसरा वाला है वो 18 बिलियन के ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। एंड सबसे बेस्ट 2014 में हम सिर्फ 800 मिलियन ट्रांजैक्शन डिजिटली करते थे। हम शॉर्टकट से ट्रांसपेरेंसी की तरफ आ रहे हैं। पहले कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी था, आज जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हुई है और लोगों को शॉर्टकट लेने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बिजनेस इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मेरे माता पिता के पास उतना पैसा नहीं था कि मुझे दे पाए, और मेरे में उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बगैर पैसे में धंधा कर पाऊँ। मेरे भाई ने बगैर पैसे धंधा कर लिया, बट मेरे में उतनी हिम्मत नहीं थी। आज भगवान की कृपा से मेरे पास पैसा है, बट मैं अगर अपनी बेटी के सामने उसकी धौंस जमाने जाऊं कि देख बेटी तुझे ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा तब जाके मैं पैसा दूंगा, तो मेरी बेटी आई एम श्योर मुझे कहेगी देखो पापा अपने पैसे आपके पास रखो, मेरे बिजनेस आइडिया में अगर दम है तो मैं जाके वेंचर कैपिटल से, प्राइवेट इक्विटी से पैसा उठा लूंगी। आज मैं अपने बच्चों को अपने पैसों के लिए मोहताज नहीं बना सकता। ये जो एक चेंज हुआ है वो बहुत बड़ा चेंज है। आज बिजनेस आइडिया हो तो पैसा मिल जाएगा, पैसा है इसलिए बिजनेस आइडिया मिले वो जरूरी नहीं है। आज जो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल मार्केट है उसमें आईपीओ मार्केट से ज़्यादा पैसा रेज हो रहा है, एंड प्रति क्वार्टर 10, 12, 15, 20 बिलियन डॉलर आते हैं। नए नए बच्चों को, नए नए उद्योगपति को पैसा मिलता है, एंड उसका फायदा देखिए। स्टॉक मार्केट तो गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी का डोमेन था, बट आज भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी बेंगलोर में बैठ के नितिन कामत और निखिल कामत चलाते हैं। नागपुर में देखिए सोलर एक्सप्लोसिव्स, आज उनका मार्केट कैप भारत फोर्ज के बराबर हो गया है और वो एक्सप्लोसिव्स का धंधा करते हैं। हर गांव में, हर शहर में आपको इस प्रकार की सक्सेस स्टोरी मिल रही है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी तो भारत को विकसित कर ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग गांव के, अलग अलग शहर के बहुत सारे लोग भारत को विकसित करने में सहायता कर रहे हैं। पहले हम इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, आज भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बट कहीं कहीं जगह पे मेक इन इंडिया काम करने लगा है। पहले इंजन हम इंपोर्ट करते थे, आज पूरी ट्रेन भारत में बनती है, एंड जिसने वंदे भारत में बैठा है उसे विश्वास होगा कि ये ट्रेन दुनिया की किसी भी ट्रेन के बराबर है। जो हम ट्रेन में कर रहे हैं वही बहुत सारी चीज़ों में करना है। पहले हम सरकार के भरोसे सारा देश चलाने की कोशिश करते थे, तो स्टील कंपनी भी सरकार की, ब्रेड बनाने की कंपनी भी सरकार की। अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। आप में से कितने लोगों के पास BSNL MTNL का फ़ोन है? बहुत कम। फिर भी सरकार उसमें 1,60,000 रुपया निवेश कर रही है। एक समय था MTNL का मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ज़्यादा था, आज 1,60,000 करोड़ रुपए अंदर डालने के बाद भी उसका मार्केट कैप रिलायंस के 1/10 के बराबर नहीं है। एयर इंडिया में सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए डाले। ये दुनिया की एकमात्र एयरलाइन होगी जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर प्लेन वेर मोर देन नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर प्लेन। हम सब जानते हैं कि हाथी उड़ नहीं सकता, बट सरकार ने कोशिश बहुत की पैसा डाल डाल के कि हाथी को उड़ाए। फाइनली एयर इंडिया अपने मायके पहुंच गई। जब टाटास के हाथ में एयर इंडिया थी
तो उसकी क्वालिटी अलग थी। एमिरेट्स का एक सीईओ है, उसका छोटा सा वीडियो घूम रहा है कि वो एविएशन सेक्टर में कैसे आया। ही सेड मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला सफ़र जंबो जेट में एयर इंडिया के प्लेन में किया और मैं मंत्रमुग्ध हो गया। हमारी एयरलाइन लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वो जाके एमिरेट्स जैसी एयरलाइन बना दें, और हमने अपनी एयरलाइन का सत्यानाश कर दिया। एक समय था, ये आर.एम. लाला की एक बुक है बियॉन्ड द ब्लू माउंटेन्स, जे.आर.डी. टाटा के ऊपर, वहाँ पे ये किस्सा लिखा हुआ है। स्विट्ज़रलैंड में दो आदमी ज्यूरिक एयरपोर्ट पे खड़े थे। एक ने दूसरे से पूछा क्या समय हुआ है। पहले ने ऊपर आसमान में देखा, बोला 12 बजे हैं। बोलता है कैसे इतना श्योर है? बोलता है मुंबई ज्यूरिक टाटा एयरलाइन की फ्लाइट लैंड हो रही है, 12 ही बजे होंगे। एक समय था, टाटा एयरलाइन के लैंडिंग होने पे स्विट्जरलैंड वाले अपना टाइम सेट करते थे। आज वही एयरलाइन अपने मायके पहुंच गई है, और टाटा के लेने के बाद पहले साल में इसने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर प्लेस किया है पिछले महीने। ये हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकती है। धीरे धीरे करके हम ये असेट्स को गवर्नमेंट के हाथ से निकाल के पब्लिक प्राइवेट में दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कल एयर इंडिया, एमिरेट, एतिहाद और सिंगापुर एयरलाइन से भी बड़ी हो जाए। एक समय था कि बैंक्स में एनपीए इतने ज़्यादा हो गए थे कि हमें बैंकों को धंधा नहीं करने पे पाबंदी लगानी पड़ी। बैंकों को बोला सिर्फ डिपॉजिट लीजिए, नया पैसा मत लगाइए। आप लेंडिंग करते हैं तो ढूंढ ढूंढ के नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या को निकाल के देते हैं, तो मेहरबानी करके नया धंधा मत करिए। आज की तारीख में हमारे एनपीएस इतने कम है कि बैंकर्स बोलते ये तो सिंड्रेला टाइम चल रहा है, पार्टी टाइम चल रहा है। इतने कम एनपीएस हमने जिंदगी में नहीं देखे। आज अमेरिका में एसवीबी क्राइसिस की वजह से उनकी बैंकिंग सिस्टम में उथल पाथल हो रही है, और हमारी बैंकिंग सिस्टम सॉलिड खड़ी हुई है। जब बैंक सद्धर हो तो अपने आप वो इकोनॉमी को फंड कर पाएगी, लोगों को कर्जा दे पाएगी और ग्रोथ बढ़ेगी। क्या हमने जो कुछ करना था सब कर दिया है? जी बिल्कुल नहीं, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें आज भी करनी बाकी है। पहला है रूल ऑफ लॉ। एक ऑर्डिनरी केस को भारत में 1455 दिन लगते हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे। चेक बाउंसिंग के लिए तकरीबन 40 लाख केस पड़े हैं, बट लोग जेल में नहीं जाते। आज भी हम कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने में बाकी देशों के सामने बहुत नीचे आते हैं। हमें इंश्योर करना है कि हमारी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल प्रोसेस इतनी अच्छी बने कि रूल ऑफ लॉ फॉलो हो। राम राज्य की स्थापना रूल ऑफ लॉ से होती है, और कमर्शियल वर्ल्ड में पैसा वहीं लगेगा जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो। आज तो ऐसी नौबत है कि जो बदमाश है उससे कानून का डर नहीं लगता, और जो शरीफ आदमी है वो बेचारा कंप्लायंस के बर्डन में जमीन के अंदर घुस गया है। हमें ये कोशिश करनी है कि बदमाश कानून से डरे और शरीफ आदमी को डर नहीं लगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ानी है। कुछ समय पहले हमने बम्बई के फोर्ट में एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारा ऑफिस खोला। ग्राउंड फ्लोर पे थे, कांच का दरवाज़ा था, तो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि यहाँ पे एक टीवी लगा देते हैं। मैं बहुत बार टीवी पे आता रहता हूँ, मेरे सारे वीडियो घुमाते रहना, तो पब्लिसिटी मुफ्त की मिलेगी और लोग अंदर आके पैसा दे के जाएंगे। तो मेरे बंदों ने कहा कि सर उसके लिए हमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए।
मैं बोला अरे टीवी में अपनी ऑफिस में लगा रहा हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पे थोड़ी लगा रहा हूँ। बोलता है नहीं सर, कानून यही है। मैं बोला ठीक है, तो अपने जाके ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेके आते हैं। ही सेड सर अप्रूवल तो मिल जाएगी, बट उसके बाद हमें हर 4-5 दिन, एक वीक के बाद शायद ये सवाल आ जाए कि आपके टीवी की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो आप टीवी निकाल दीजिए। फाइनली मैंने कहा कि जाने देते, खाली एक पोस्टर मार देते हैं। होपफुली पोस्टर मारने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमने अपने बिजनेसमैन के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगा दी है कि वो बेचारा दुनिया से कॉम्पिट नहीं कर पाता। कैसे हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाए, कैसे हमारे बिजनेसमैन के ऊपर जो बर्डन है कंप्लायंस का, रूल्स का, प्रोसेस का, वो कम करे, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। फाइनली हमें पॉलिटिकल विल चाहिए टफ डिसीजन लेने के लिए। हर किसी को मालूम है सरकारी कब्जे से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छी है, लेकिन फिर भी जब डाइवेस्टमेंट होता है तो एक विरोध उठता है कि आप फैमिली ज्वेल बेच रहे हैं। भैया वो फैमिली ज्वेल नहीं, बर्फ़ बेच रहे हैं जो पिघल रही है, उसे फ्रीज़र में पहुंचा रहे हैं ताकि बर्फ़ बनी रहे। ऐसे बहुत सारे डिसीशंस हैं जो हमें लेने हैं। आप 1,000 रुपया कमाओ या 100 करोड़ रुपया कमाओ, फार्मर के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है। क्यों एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लग सकता? सारे फार्मर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर रिच फार्मर है तो टैक्स लगाने में क्या बुराई। ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसके लिए हमें टफ डिसीजंस लेने होंगे। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस भी हमारे सामने काफ़ी बड़े हैं। एक, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से तकरीबन 100 से 150 बिलियन डॉलर कम है। हम सभी को मिलकर कोशिश करनी होगी कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करें और इंपोर्ट जितना कम हो सके उतना करें। दो इंडस्ट्री है जहाँ पे हमने इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने का रास्ता दिखाया है, एक मोबाइल फ़ोन और दूसरे खिलौने। ये दोनों में पहले हम नेट इंपोर्टर थे, आज नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं। ये दो इंडस्ट्री में जो किया वो अगर सारे इंडस्ट्री में करते जाए तो धीरे धीरे ट्रेड डेफिसिट उस लेवल पे पहुंच जाएगी जो हम अफोर्ड कर सके। दूसरा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो कंजम्पशन का है। कोविड के बाद अपर मिडिल क्लास और रिच इंडियंस के कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन लोअर मिडिल क्लास और पुअर पीपल के कंजम्पशन के ऊपर इम्पैक्ट आया है। चाहे महंगाई की मार हो, चाहे कोविड का प्रभाव हो, चाहे वो अपनी बैलेंस शीट रिपेयर कर रहे हो, जो भी कारण हो, लेकिन बॉटम ऑफ द पिरामिड में खर्चा कम हो रहा है। 10 लाख के ऊपर वाली एसयूवी के लिए 1 साल की वेटिंग पीरियड है और 50,000 के स्कूटर के लिए कस्टमर ढूंढना मुश्किल है। एविएशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से पैक है, बट ग्लूकोज बिस्किट जैसी आइटम पहले से कम बिक रही है। क्लियरली बॉटम ऑफ द पिरामिड का जो कंजम्पशन कम हुआ है उसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। एंड इसमें मोस्टली रूरल मार्केट में प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। अर्बन मार्केट में धीरे 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 करके कंजम्पशन कोविड लेवल से बढ़ रहा है, लेकिन रूरल इंडिया में जहाँ पे 70% भारत का पॉपुलेशन है वहाँ पे कंजम्पशन आज भी नेगेटिव है। फाइनली अपना राहु काल ऑयल प्राइस के साथ लिंक्ड है। आज ऑयल डबल डिजिट में है तो अपनी गाड़ी अच्छी चल रही है, कल ऑयल ट्रिपल डिजिट में पहुंच गया तो एक झटका तो लगेगा।
भले यू टर्न नहीं मारे बट स्पीड ब्रेकर तो क्रॉस करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली हमारे जितने प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है, और भारत आज जिस तरह से सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश कर रहा है, वो धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी की ऑयल इंटेंसिटी कम करता रहेगा। भारत का फ्यूचर कैसा रहेगा ये तो कल और आज की बात हुई, आने वाला कल कैसा रहेगा। हमने पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 67 साल लगाए, दूसरी 8 साल में, तीसरी 5 साल में, चौथी प्रोबेबली 2 या 3 सालों में कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रिलियन हर 1 साल में करेंगे। ये हमारी रफ्तार रहेगी। जो 67 सालों में किया वो अब 1 साल में हम कर पाएंगे। We will overtake Germany by next year and Japan by 2028 as per IMF prediction. 6 out of top 10 fastest growing cities of the world are in India. Bombay, Delhi, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Bangalore. मुझे लगता है अहमदाबाद, सूरत, जयपुर और पुणे जैसे सिटी जितना काम करते उतना डिस्क्लोज करने लगे तो वो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में आ जाएंगे। सो अनऑफिशियली 10 out of 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। हमारे शहर दुनिया के हर शहर के सामने तेज गति से ग्रो कर रहे हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़े गर्व की बात है कि आज हम महाराष्ट्रियन मिलके उतना जीडीपी बना रहे हैं जो पूरा भारत 2005 में बना रहा था। सिर्फ 17 साल लगे हमें उस मकाम पे पहुंचने के लिए जहां कल का भारत खड़ा था। यूपी और उत्तराखंड 2001 में कंबाइंड थे, वो आज वहां पे पहुंचे जहां पे 2001 का भारत खड़ा है। और कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात वहां पे खड़ा है जहां पे 2000 का भारत खड़ा था। ये 5 स्टेट अगर मेहनत करते रहें, पिछले 15, 20, 25 सालों में जिस तरह से काम किया है उसी लगन से काम करते रहे, तो क्या आने वाले 15-20 सालों में वो वहाँ पे पहुँच पाएंगे जहाँ पे आज का भारत खड़ा है? ये 5 स्टेट 5 भारत खड़ा कर देंगे 15 से 20 सालों में। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जवाबदारी है। सिटीज़ अच्छा कर रहे हैं, स्टेट आज का भारत कल बना देंगे। अब कंपनीज की बात करते हैं। अमूल का नाम आप सभी ने सुना होगा। इनका आज का टर्नओवर है 61,000 करोड़। ये यूनिलीवर से, जो दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, उसके 10% टर्नओवर रखते हैं। यूनिलीवर का टर्नओवर 6 लाख करोड़, ये 60,000 करोड़। इन्होंने टारगेट लिया है कि 2047 में हम 18 लाख करोड़ का टर्नओवर करेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनेंगे। क्या ये पॉसिबल है? आज 10% है, कल को हम उससे 3 गुना बड़े हो जाएंगे आज की टर्म्स में। अमूल है, ये तो चमत्कार कर सकता है। 1970 में भारत मिल्क की आयात करता था। हमारा मिल्क प्रोडक्शन यूरोप के मिल्क प्रोडक्शन के 16% के आसपास था। अमूल ने आके जो चमत्कार किया, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर है और यूरोप से 150%, 1.5 गुना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। स्विट्जरलैंड का नाम ले तो पहले नंबर अकाउंट याद आते हैं और फिर एक हट्टी कट्टी गाय दिखती है जो मुंह मुंह करे। अमूल जहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है आणंद में, उसका मिल्क प्रोडक्शन पूरे स्विट्जरलैंड से ज़्यादा है। अगर अमूल
16% से 150% बन जाता है मिल्क प्रोडक्शन में, तो शायद 10% से 300% यूनिलीवर के सामने हो जाएगा। जिस देश के कंपनीज अच्छा करे, स्टेट अच्छा करे, सिटीज अच्छा करे, उसका भविष्य कैसा होगा ये कहने की मुझे कोई ज़रूरत है? एंड हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, हम तो वही चीज कर रहे जो हमारे पुरखों ने की है। 1800 साल तक इस सेंचुरीज के, इस समय के, हम दुनिया की 1 या 2 नंबर की इकोनॉमी थे। इसीलिए वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया। हमारे रामजी भाई तो पुर्तगाल नहीं गए। 200 साल अंग्रेजों ने हमें बहुत प्यार से लूटा, इसलिए हम थोड़े नीचे आ गए, अब वापस ऊपर बढ़ने लगे हैं। आज हमारी इकोनॉमी यूके को ओवरटेक करके 5th लार्जेस्ट बन गई है। अब अंग्रेजों के पास लूटने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो तो पीछे ही जाएंगे और हम अपनी जो जगह थे वो लेने जा रहे हैं। अगर एक समरी करनी है मार्केट के लिए, इंडिया के लिए, तो ये कहावत याद रखिए, इफ यू डू नॉट एंटर द टाइगर्स केव यू विल नॉट कैच इट्स कब। ये फोटो है मारुति सुजुकी की फैक्ट्री का। उनकी फैक्ट्री में गूगल सर्च के अनुसार तकरीबन 3 बार लेपर्ड आ चुके हैं। जब लेपर्ड आता है वो उस एरिया को कॉर्डन करते हैं, लेपर्ड को ट्रैंक्विलाइज करते हैं और फिर वापस जंगल भेज देते हैं, फिर गाड़ियाँ बनाना चालू करते हैं। ये एक्साइटमेंट होंडा, टोयोटा, फोर्ड, जनरल मोटर्स की फैक्ट्री में नहीं होती, ये सिर्फ मारुति की फैक्ट्री में है। और मारुति को पता है लेपर्ड को कैसे मैनेज करना, इस वजह से उनके शेयर का परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। पिछले 20 सालों से मारुति सुजुकी के स्टॉक का $, में रिटर्न जापान की सारी ऑटोमोबाइल कंपनी से ज़्यादा है, होंडा, टोयोटा, निसान और अपना बाप सुजुकी मिला के। सारी अमेरिकन कंपनी से ज़्यादा है, जनरल मोटर्स, फोर्ड, टेस्ला को बाजू में रख के। सारी जर्मन कंपनी से ज़्यादा है, वॉक्सवैगन एंड मर्सिडीज बेंज, और कोरियन कंपनी से भी ज़्यादा है। मार्केट हो, इकोनॉमी हो, लेपर्ड तो आते रहेंगे। उस लेपर्ड के ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त कर सके वही डिटरमाइन करेगा हमारे हाथ में कितना रिटर्न आएगा। ये सारी कहानी में रिस्क कहाँ पे है? जो चीज़ मैंने कही वो तो कई सालों से बन रही है, फिर भी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे जहाँ पे चाइना है, कोरिया है, जापान है। अपना सिर्फ रिस्क एक ही है, सेल्फ गोल का। दुनिया में दम नहीं कि वो हमें हरा सके, हम खुद ही अपने को हराने के लिए काबिल हैं। सेल्फ गोल किसे कहते हैं? सिंगूर उसका साष्टांग एग्जाम्पल है। टाटा हमारे सबसे अच्छे उद्योगपति हैं, पूना में उनकी फैक्ट्री चल रही है, आप लोग सब उनसे वाकिफ हैं। ये लोग अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी का प्लांट सिंगूर में लगाने जा रहे थे। 5 साल तक मेहनत की, लोगों को मनाया, लेकिन फैक्ट्री नहीं लगा पाए। फाइनली उनको फैक्ट्री वहाँ से निकालनी पड़ी। जो बैंकों ने सिंगूर में ब्रांच खोली थी टाटा की फैक्ट्री के लिए, आज वहाँ पे न बिजनेस है न ब्रांचेस हैं। जो लोगों ने टाटा की फैक्ट्री को भगाने के लिए मेहनत की थी, आज भगवान से और टाटा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। सिंगूर आज भी पिछड़ा हुआ प्रदेश है, आज भी वहाँ पे न ग्रोथ है न डेवलपमेंट है। उसके सामने साणंद को देखिए, जब टाटा जा रहे थे तो उन्हें एक SMS मिला सुस्वागतम करके। साणंद पहुंच गए, जमीन मिल गई, अप्रूवल मिल गई, पावर कनेक्शन मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया।
18 महीनों में नानो गाड़ी रोल आउट होने लगी। पूरा का पूरा प्लांट सिंगूर से साणंद शिफ्ट हो गया। नानो गाड़ी नहीं चली, लेकिन आज साणंद ऑटोमोबाइल हब बन गया। वहाँ पे मारुति की फैक्ट्री है, जनरल मोटर्स की फैक्ट्री थी जो अब टाटा ने ले ली। साणंद सिंगापुर नहीं बना आज भी, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ है, बैंकों में डिपॉजिट है, लोगों के पास जॉब है, शॉपिंग मॉल्स दिखते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज दिखती हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर भारत सिंगूर मॉडल अपनाने वाला है, सेल्फ गोल करने वाला है, तो हम सब भारत को शॉर्ट कर सकते हैं। हम सब अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर भारत साणंद मॉडल अपनाने वाला है, तब हम भारत में डबल लॉन्ग कर सकते हैं। बाहर गए हुए बच्चों को भी भारत में बुला सकते हैं कि बेटा बेटी यहीं पे आ जा, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। उम्मीद करते हैं साणंद मॉडल ज़्यादा बना रहे, सिंगूर मॉडल कम बना रहे। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिया। एंड एक बात पे विश्वास रखिए, मिरेकल्स हो सकता है। किसने सोचा था कि भारत जैसा एक गरीब देश 80 करोड़ भारतीयों को पिछले 12-14 महीनों से फ्री राशन पानी देता रहेगा, और अमेरिका और यूके जैसे दिग्गज नेशन अपने सिटीजन्स को बोलेंगे कि भैया महंगाई बहुत बढ़ गई है तो ब्रेकफास्ट खाना बंद कर दो, या पिज्ज़ा के ऊपर बगैर टोमेटो गाड़ी चला दो। हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है। तो मिरेकल होते रहेंगे, चमत्कार होते